जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 विद्युत धारा के अंतर्गत हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले वीडियो में सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक हम लोगों ने प्राप्त कर लिया था, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं हो पाई थी। आज की वीडियो में हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे, यानी सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की व्याख्या करेंगे और इस व्याख्या में हम आपको ये बताएंगे कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना कब ठीक होगा और कब श्रेणी क्रम में जोड़ना ठीक नहीं होगा। इसके बाद फिर जब हम समांतर क्रम संयोजन यानी पार्श्व क्रम संयोजन हम आपको बताएंगे, तो पार्श्व क्रम संयोजन में भी हम आपको बताएंगे कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा तो श्रेणी क्रम में न जोड़ करके फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, और जब समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा तो फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। इनकी कौन कौन सी स्थितियां होंगी इनके बारे में देखना है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ये देखेंगे कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना कब अच्छा होता है और किस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, ये हम देख लें। तो कल यानी पिछले जो वीडियो था, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था सर्किट में सेल था जिसका विद्युत वाहक बल E था और यहाँ पर श्रेणी क्रम में n सेल जोड़े गए थे और सबका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, सबका विद्युत वाहक बल कैपिटल E और फिर बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा हुआ था और इसके साथ कुंजी के जुड़े हुए थे। और फिर स्विच ऑन होता है और स्विच ऑन करने के बाद सेलों के द्वारा पूरे परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। हमने आपको बताया था कि सेलों को हम संयोजित तब करते हैं जब हमको प्रबल धारा प्राप्त करनी होती है, और फिर हमने आपको ये भी बताया था कि जब सेलों को आपस में हम जोड़ देते हैं तो सेलों को आपस में जोड़ने के बाद जो संयोजन हमको प्राप्त होता है उस संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। तो अब हम लोग ये व्यंजक प्राप्त किए थे और व्यंजक प्राप्त किया गया था कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो तो श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का जो व्यंजक था I = NE/N/R प्लस कैपिटल R था। आपको पता है n जो है सेलों की संख्या है, कैपिटल E प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है, स्मॉल r सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है, कैपिटल R परिपथ में जुड़ा हुआ बाह्य प्रतिरोध है। तो अब यहाँ पर दो स्थितियां आती हैं, उन दो स्थितियों में से हम पहली स्थिति को देखते हैं। पहली स्थिति देखा जाए NR इज मच लेस देन कैपिटल R। मतलब क्या, अगर सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आंतरिक प्रतिरोध का जो मान होगा वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम होगा, और जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होगा तो जो मान बहुत कम होगा उसको हम नगण्य कर देंगे यानी छोड़ देंगे। तो अब हम NR को नगण्य कर देंगे। तो जब NR को नगण्य कर देंगे तो देखिए फार्मूला क्या मिलेगा, I = मिलेगा आपका NE/, देखिए NR को हमने छोड़ दिया तो NR को हमने छोड़ा तो कैपिटल R मिला, यानी I = NE/R। यानी इस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का जो व्यंजक मिला वो I = NE/R मिला, जहां n सेलों की संख्या है। अच्छा जरा ये देखा जाए कि अगर एक सेल होगा तो क्या होगा, तो एक सेल होगा तो n के जगह पे 1 रख देंगे, और जब n के जगह पे 1 रख देंगे तो I = हो जाएगा E/R। यानी जब परिपथ में एक सेल जुड़ा होगा तो उस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो E/R होगी। सपोज कीजिए परिपथ में 2 सेल जुड़ गया, तो जब परिपथ में 2 सेल जुड़ जाएगा तो n के जगह पे 2 कर देंगे, यानी I = हो गया 2E
3E/R, और अगर 3 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, I = हो जाएगा 3E/R। तो जरा ध्यानपूर्वक देखें आप, यह E/R एक सेल के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा है, और जब दो सेल जोड़ दिए तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा सीधे दोगुनी हो गई। 3 सेल जोड़ दिए तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा सीधे 3 गुनी हो गई। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में हम परिपथ में जितना ही सेल जोड़ते जा रहे हैं, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा उतनी ही गुनी होती जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमें लाभ होता है, क्योंकि सेलों को हम जोड़े थे प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए, और देख रहे हैं कि परिपथ में जैसे जैसे सेलों की संख्या बढ़ती जा रही है, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम हो, तो इस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। इस स्थिति में सेलों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। इसको आप दिमाग में रखे रहेंगे। अब इसके बाद एक सेकंड कंडीशन आती है। इस सेकंड कंडीशन को हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। कैपिटल R इज मच लेस देन NR। इसका मतलब क्या हुआ कि बाह्य प्रतिरोध, परिपथ में जो जुड़ा हुआ बाह्य प्रतिरोध है, परिपथ में जुड़े हुए बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम हो, तो जिसका मान बहुत कम होगा उसको हम नगण्य कर देंगे, क्योंकि कोई भी जो वैल्यू छोटी होगी वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो अब कैपिटल R जो होगा वो नगण्य हो जाएगा, छूट जाएगा। तो जब कैपिटल R को हम नगण्य कर देंगे तो देखें अब फार्मूला क्या मिलेगा। I = हो जाएगा NE अपॉन कैपिटल R को हम छोड़ देंगे, तो कैपिटल R को हम छोड़ देंगे तो मिलेगा हमको NR। अब देखिए क्या है, जन से जन कैंसिल हो जाएगा, तो I = हो गया आपका E/R। अब आप यहाँ देखें, इस फार्मूले में आप देख रहे हैं कि इस फार्मूले में सेलों की संख्या दिखाई नहीं दे रही है। I = E/R है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यहाँ पर सेलों की संख्या है ही नहीं, यानी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान सेलों पर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी अगर एक सेल होगा तो इतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और इसके जगह पे अगर 100 सेल हम जोड़ दें तो 100 सेल से भी उतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अब सोचने वाली बात है ये है कि जो विद्युत धारा हमको एक सेल से प्राप्त होगी, अगर 100 सेलों को जोड़े तो उतनी ही विद्युत धारा प्राप्त होगी। तब ऐसा काम हम क्यों करेंगे कि जहां पर एक सेल से काम बन जाए उसके जगह पे 100 सेल 1000 सेल लगावें। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। तो ये दो स्थितियां और दो स्थितियां थी। इन दोनों स्थितियों को आप हमेशा दिमाग में रखे रहेंगे कि सेलों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ेंगे जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत ही कम हो। लेकिन अगर बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम होगा तो इस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये दोनों कंडीशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि किस परिस्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और किस परिस्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। इसके बाद जब हम पार्श्व क्रम या समांतर क्रम देखेंगे तो समांतर क्रम में इसका ठीक अपोजिट हम लोग पाएंगे कि अब ठीक अपोजिट में होगा ये कि जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ नहीं होगा तो उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, और जब समांतर क्रम में जोड़ने से लाभ नहीं होगा तो फिर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो ये इन दोनों स्थितियों को फिलहाल अभी ये श्रेणी क्रम था। इसके बाद जब हम पार्श्व क्रम या समांतर क्रम बताएंगे तो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में बताएंगे कि किस स्थिति में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए और किस स्थिति में सेलों को समांतर क्रम में
नहीं जोड़ना चाहिए। इसके बाद एक और स्थिति आती है मिश्रित क्रम, लेकिन मिश्रित क्रम आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसलिए मिश्रित क्रम हम आपको बताएंगे नहीं। केवल इन दोनों को ही आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। इसके बाद आपको बहुत महत्वपूर्ण नियम पढ़ने हैं, जिसमें आपको किरचॉफ का नियम पढ़ना होगा। आपके बुक में उसको किरचॉफ का नियम लिखा गया है, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद व्हीट स्टोन सेतु पढ़ना है, मीटर सेतु पढ़ना है, फिर तो ढेर सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमें पढ़ना है। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी बातें आपको बताई गई हैं, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पे महावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।